हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं क्षेत्रफल में आज हम पार्ट 8 देख रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम भी कहते हैं। ठीक है, तो 7 वीडियोस बना चुके हैं हम अभी तक। आप सारी वीडियोस को जरूर देख लें। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट देखते हैं हम। कंसेप्ट ये बनता कैसे, होता क्या है। ठीक है, तो देखो, समलंब चतुर्भुज जो होता है उसके दो डायग्राम बन सकता है। एग्जाम में दो तरह से पूछ सकता है ये। एक कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको बोल देगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, बाकी ये अनपैरेलल साइड या नॉन पैरेलल साइड है। ठीक है, ये क्योंकि ये समांतर नहीं है। समांतर का मतलब ये होता है, देखो, समांतर या पैरेलल का मतलब ये होता है कि एक मान लो ये लाइन और ये लाइन समांतर है, तो इनको आप कितना भी दूर तक खींच दो, ये कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये कभी नहीं मिलती है ना, उसको कहते हैं समांतर। और हाँ, आप यहाँ से आप 1000 किलोमीटर दूर जाकर भी जो दोनों लाइन है इनको आप, इनके बीच की जो गैपिंग है या इनके बीच की जो दूरी है उसको मापोगे, तो यहाँ पे जो दूरी निकलेगी वहीं वो वहां पे भी निकलेगी। मतलब इनके बीच का गैप हमेशा बराबर होता है, कभी कम ज्यादा नहीं होता। ठीक है, उन्हें कहते हैं समान अंतर की रेखाएं। मतलब कितनी भी दूर जाकर के आप इसको मापोगे तो समान अंतर मिलेगा इन दोनों के बीच में। मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 2 किलोमीटर की है या 2 मीटर की है, जिसमें भी आप मापना चाहो, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर होगी, और चाहे आप कितना भी लंबा खींच दो किसी भी दिशा में। ठीक है, ये होती है समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाओं के अंदर हाँ, समलंब चतुर्भुज जो होता है, मतलब ट्रेपेजियम, उसके अंदर एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी दो साइड पैरेलल होगी, बाकी की दो साइड पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, कोई भी साइड बराबर नहीं होगी। एक चीज ये भी ध्यान रखना कि कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। तो भुजा बराबर नहीं होगी कोई भी। ठीक है, उसके बाद दो साइड्स पैरेलल होगी। दो साइड्स क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, अब ये एक और तरीके से बनता है। देखो, इसमें तो ये वाली लाइंस को आप कितना भी बढ़ा दो इधर, ये वाली लाइंस को, तो ये दोनों तो पैरेलल हो गई। लेकिन आप अगर इसको बढ़ाने जाओगे तो देखो, ये इस तरीके से जा रही है, कहीं ना कहीं यहाँ जाके मिल जाएगी इस पे, मतलब इस पे मिल जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये जो है वो पैरेलल नहीं होगी। तो ये दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ देखना, कई बार ये ऐसे भी बनता है। ठीक है, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, क्योंकि ये तो देखो अब मुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं जाके आगे इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये तो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो पैरेलल नहीं है। ठीक है, मतलब ये दो ही पैरेलल है। कौन कौन सी, एक तो ए बी और एक सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। अब देखो, इसमें कोई भी दो भुजाएं बराबर होगी, जैसे कि मान लिया जाए, अगर, चलो छोड़ो ये तो, दो भुजा बराबर हो सकती है, लेकिन दो भुजा जो बाकी की बची वो असमान होगी। ठीक है, अब अगर बात करें तो इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो क्षेत्रफल क्या कहता है इसका, कि क्षेत्रफल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। जैसे कि एक ये भुजा है, समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के, तो ए बी की लेंथ दे देगा अगर 10 और सी डी की लेंथ दे देगा अगर 8, तो इन दोनों का जोड़, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। मतलब कह सकते हैं समांतर भुजाओं का जोड़। मतलब अगर मैं मान लूं कि इस भुजा को और इस भुजा को, मान लो इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, तो ए प्लस बी, समझ गए आप, दोनों समांतर भुजाओं का जोड़ गुना हाइट, ऊंचाई, ये कितनी ऊंची है, यहाँ से इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, ये चीज यहाँ से देखी जाएगी, इसकी हाइट, तो इनटू हाइट। एक तो ये फार्मूला होता है, एक और होता है इसका, इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा बताता हूं इसका। अगर मान लो, एक तो ये हाइट वाला, ठीक है, दूसरा कंसेप्ट ये कहता है इसका निकालने का
कि अगर मैं इस AD के मिड पॉइंट को CB के मिड पॉइंट से मिला दूं तो ये लाइंस जो होगी EF, ये भी पैरेलल होगी CD के और ये भी पैरेलल होगी AB के, ठीक है, ये भी समांतर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आप EF को निकाल लेते हो, EF को, EF इंटू हाइट, EF जितनी भी होगी और उसकी हाइट कितनी है वो उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आप उसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। साइड्स के अकॉर्डिंग हम इसका जो परिमाप होता है वो भी निकाल लेंगे क्योंकि सारी भुजाएं बराबर नहीं है इसमें, ठीक है। दो भुजाएं बराबर समांतर जरूर होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज अब। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी इसकी कि अगर एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, इसके दो विकर्ण हैं, इसको O पे काटते हैं तो एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों पैरेलल है तो DO की लेंथ जो होगी उसका रेशो OD OB के साथ होगा, मतलब DO अपॉन OB इक्वल टू CO अपॉन OA, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है। अगर उनके विकर्ण दे देगा तो विकर्ण का रेशो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है, क्योंकि विकर्ण का रेशो बराबर होगा। एक ही विकर्ण के दो टुकड़े को आप बटे में लिख दो, ठीक है, बराबर नहीं होते हैं, ये एक चीज ध्यान रखना है, बराबर नहीं होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है, देखो फिर से बना देते हैं, ABCD, ठीक है, ABCD। अगर मान लो ये O पॉइंट है तो ये DOC इसका क्षेत्रफल मान लो मैं अगर P, DAO इसका क्षेत्रफल मान लो मैं अगर Q, PQ और ये मान लिया जाए R और ये मान लिया जाए S। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि P प्लस R बराबर Q प्लस S, यही पढ़ा था हमने सारी प्रॉपर्टीज में कि आमने सामने वालों का एरिया का जोड़ उनके आमने सामने वाले विपरीत भुजाओं के आमने सामने वाली भुजा के जोड़ के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ पे इनका जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन वो बराबर होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग है समलंब चतुर्भुज, क्योंकि इसकी साइड्स अलग है, इसके कारण इसका जो सब कुछ प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है ठीक है, अगर मैं AD के मिड पॉइंट को CB के मिड पॉइंट से मिला दूं तो यहाँ पे एक नई समांतर रेखा आ गई EF, ठीक है। अगर मैं EF की बात करूं तो EF क्या होगा, EF हमेशा होगा AB प्लस CD का आधा, AB प्लस CD का आधा। अगर ये साइड दे देगा 10 और ये साइड दे देगा 8 तो EF की लेंथ कितनी होगी, 10 और 8 18, 18 का आधा 9, मतलब ये वाली लेंथ होगी हमारी 9। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर मान लिया जाए इसका, देखो इसके दो विकर्ण हैं, ठीक है, ये दो विकर्ण, इसकी मिड पॉइंट DA का मिड पॉइंट क्या हो गया E, ठीक है, E, और इसका मिड पॉइंट हो गया F, ठीक है। अब ये जो CA विकर्ण है, विकर्ण AC की बात कर रहा हूं, AC की, AC का विकर्ण का जो मिड पॉइंट होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो उसने प्रतिच्छेद किया है तो बराबर थोड़ी होगा, एक की साइड छोटी हो सकती है एक की बड़ी हो सकती है, ठीक है, तो वो मिल तो कहीं भी सकते हैं। लेकिन अगर AC का जो विकर्ण है उसका अगर मिड पॉइंट यहाँ है और DB का जो मिड पॉइंट है वो यहाँ है, ठीक है, तो अगर इन दोनों मिड पॉइंट को मिला दूं, विकर्ण के मिड पॉइंट बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ये साइड का मिड पॉइंट था, यहाँ ध्यान रखना। तीसरे और चौथे पॉइंट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसी भुजा का मिड पॉइंट दूसरी भुजा के मिड पॉइंट से जब मिलाते हैं
तो शेष जो समांतर भुजाएं हैं उनका जोड़ उसका आधा होता है, ठीक है। वो जो साइड होगी वो इन दोनों के जोड़ की आधी होगी। ये यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि किसी विकर्ण के मध्य बिंदु, जैसे यहाँ किसी भुजा के मध्य बिंदु को उसी के सम्मुख, उसी के सामने वाली एक भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर वो जो रेखा आएगी वो हमेशा दो समांतर रेखाओं के योग की आधी होगी। तो ये 8 और 10 18 की आधी हो गई, ठीक है। यहाँ पे समझना कि दो विकर्ण समलंब चतुर्भुज में दो विकर्ण के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखा, मतलब ये वाली रेखा जिसको हम P और Q नाम दे सकते हैं, PQ, तो PQ हमेशा होगी AB और CD के डिफरेंस की आधी, मतलब AB माइनस CD अपॉन 2, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी छोटी प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा याद रखना है आपको। वहां पे EF साइड्स का रेशो जो आएगा, मतलब डिफरेंस जो मिड पॉइंट साइड का जो मिड पॉइंट आएगा वो कैसे निकालेंगे हम, AB प्लस CD बाई 2, और PQ जो इसके विकर्ण का जो लेंथ पूछेगा तो AB माइनस CD बाई 2, ठीक है। इसकी ये सिर्फ 4 प्रॉपर्टी थी, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, बस एक पॉइंट है वो आप याद रख सकते हैं कि अगर किसी समलंब चतुर्भुज के अंदर 4 त्रिभुज बनते हैं, क्योंकि एक विकर्ण 2 त्रिभुज बनाता है तो दूसरा विकर्ण फिर से 2 बना देगा, मतलब 1 2 3 4 4 त्रिभुज बन चुके हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एक चीज बता दूं यहाँ पे कि दो समांतर भुजाएं तो ये हो गई, ठीक है, दो समांतर भुजाएं ये हो गई। तो इन समांतर भुजाओं का एरिया छोड़ दो, ये वाला एरिया छोड़ दो और ये भी छोड़ दो। बाकी जो नॉन पैरेलल साइड है, मतलब असमान जो भुजाएं हैं, डी ए और ये सेंटर पॉइंट ओ मान लो, तो डी ए ओ, देखो ठीक है ना, ये समझ में आया। ए ओ डी एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए ओ डी है ना, ए ओ डी, और त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। मतलब इन नॉन पैरेलल साइड्स की ओर बनने वाला त्रिभुज, दोनों नॉन पैरेलल साइड्स, देखो यहाँ ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है AD और BC, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी, और ये AB और CD पैरेलल साइड है। तो नॉन पैरेलल साइड जो असमान भुजाएं हैं, ठीक है, जो अलग अलग भुजाएं हैं, उनपे बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा दोनों का, ठीक है। अगर इसका 10 आ गया है तो डेफिनेटली इसका भी क्षेत्रफल 10 होगा, है ना। तो चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। एक समलंब की समांतर भुजाएं 2:3 में है, उनकी न्यूनतम दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि उस समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर भुजाओं में सबसे लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखो बहुत सरल क्वेश्चन है, कहने का मतलब मैं थोड़ा डायग्राम बना के आपको समझा दूं क्या कहना चाह रहा है ये, कि ये एक समलंब है जिसकी ये वाली लेंथ AB और ये CD होगी, और AB हमेशा बड़ी होगी CD से, देखो आपको दिखने में ही लग रहा होगा, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू हमेशा AB की जगह पुट करना, CD की जगह हमें छोटी वैल्यूज पुट करना है। तो यहाँ पे 2 है तो ये छोटी वाली वैल्यू 2 है, ये 3 है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे रेशो में दिया है, तो रेशो में दिया है इसीलिए हम इसको 2x और 3x मान लेते हैं, ठीक है। उनकी न्यूनतम दूरी, इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है यहाँ से लगा करके यहाँ तक की, लेकिन ये दो दूरी नहीं, ये तो हमारी भाषा में तो इसे हम हाइट कहते हैं ना, ऊंचाई, कि इन दोनों की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो ये इसकी ऊंचाई ही इसकी न्यूनतम दूरी होगी, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी चाहे आप यहाँ से माप लो, यहाँ से माप लो, या यहाँ से माप लो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है सबसे पहले कंसेप्ट इसका, कि आप कितना भी लंबा खींच दो इन दोनों को और कहीं से भी मापोगे तो इनके बीच की दूरी 12 ही होगी, ठीक है। और इस पूरे का एरिया दे दिया है 480, ठीक है, 480 इसका पूरा क्षेत्रफल दे दिया। तो समांतर भुजाओं में जो सबसे बड़ी भुजा है, मतलब ये 3x, ये हमसे पूछी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है समांतर भुजाओं का योग। मतलब क्या होता है समांतर भुजाओं का योग, तो देखो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग A प्लस B इंटू हाइट, यही बताया था मैंने, और क्षेत्रफल दिया है 480। मैं फार्मूला भी लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए अगर आप भूल चुके हो तो, ठीक है। तो 480 बराबर 1/2 इंटू A प्लस B, ये B था और ये बड़ी वाली भुजा A थी, तो A प्लस B 3x और 2x, कितना x, 5x इंटू हाइट 12 है, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो 12 से 4 बार कटेगा, 12 चौक 48, ठीक है, और 5 से कट जाएगा ये 8 बार, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो
8 दूना 16, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 16, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए कि सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा 3x है, तो x अगर 16 है तो 3x कितना होगा 16 तिया 48 होगा, तो 48 हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर, ठीक है। ABCD एक समलंब है, तो देखिए ABCD एक समलंब है जिसमें AB इज पैरेलल टू DC, और देखो मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं। उसके बाद क्या है, AB इक्वल टू 2CD, मतलब AB की जो भी लेंथ होगी वो CD के दुगने के बराबर होगी, CD के दुगने के बराबर होगी। तो CD 2 गुना है, ये तो पता चल गई ना। और AB की जो भी लेंथ होगी, मतलब इस केस में अगर CD डबल होगा AB का, तो CD को मैं यहाँ पुट करूंगा और AB को मैं यहाँ पुट करूंगा। देखो थोड़ा सा शब्दों का खेल है, समझना भी जरूरी है। यहाँ बोल रहा है AB की जो भी लेंथ होगी, तो अगर मान लो AB की लेंथ अगर x है तो CD की लेंथ है डबल, तो CD की लेंथ कितनी होगी डबल, मतलब x का डबल कितनी 2x होगी, ठीक है। AC तथा BD परस्पर O पर मिलते हैं, तो AC, अच्छा DC लिख दिया मैंने, तो C को यहाँ लिख दो, T को यहाँ लिख दो, एक ही बात है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो AC जो विकर्ण है और DB जो विकर्ण है ये परस्पर O पर मिलते हैं, ठीक है। तो त्रिभुजों AOB तथा COD के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो मैंने क्या बताया था आपको कि दो पैरेलल साइड्स के जो त्रिभुज बनते हैं, ये वाला और ये वाला, अगर इनको छोड़ दें और ये आमने सामने वाले ये और एक ये देखें, तो इनका क्षेत्रफल बराबर होता है। लेकिन इनके बारे में तो कुछ भी नहीं दिया है ना, और हम इनको बराबर नहीं रख सकते, ठीक है। हमें इनकी साइड पता है कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD की भुजा का रेशो हमें पता है कि इसकी भुजा कितनी है x और COD की भुजा कितनी है 2x, ठीक है। तो x से x कैंसल आउट, मतलब क्या बच गया, भुजा का रेशो आ गया 1:2, ये भुजा का रेशो आ गया। लेकिन हम जानते हैं साइड्स का रेशो 1:2 है, तो उनका एरिया मतलब क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो उनके स्क्वायर के बराबर होगा। ये मैं पिछली 3-4 वीडियो में हर एक में बता चुका हूं, ठीक है, कि जो भुजा का अनुपात होगा तो अगर उसी का क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा का स्क्वायर हो जाता है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका 1 का स्क्वायर 1:2 का स्क्वायर 4, तो 1:4, ये होगा हमारा आंसर इनका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर है, उसकी समानांतर भुजाओं की लंबाइयां 9 और 12 है, तो उस समलंब की ऊंचाई कितनी है। तो देखो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, तो क्षेत्रफल दिया 105, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा एक 9 है एक 12 है, तो समांतर भुजाओं का योग इंटू हाइट, हाइट पूछिए ऊंचाई कितनी है उसकी, बस। तो हाइट की वैल्यू निकालना है, सिंपल है, 12 और 9 हो गया 21, ठीक है 21। 3 से काट दो इसको, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 से तो 21, 7 पंजे 35, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 में, तो 10 बराबर h, तो h बराबर 10, हाइट आ गई 10, ठीक है। तो हमें हाइट ही निकालना थी, तो 10 आ गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। एक ट्रेपेजियम मतलब समलंब, बुक में ट्रेपेजियम दिया है, इंग्लिश में पता होना चाहिए कि समलंब को ट्रेपेजियम कहते हैं, क्योंकि बुक में समलंब नहीं दिया है, ठीक है। मैंने ये आपके समझने के लिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में भी नाम पता होना चाहिए, क्योंकि SD यादव की जो 96 क्वेश्चन नंबर है उस बुक का, ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ ट्रेपेजियम शब्द का ही यूज किया गया है, ठीक है। लेकिन वहां पे अगर एग्जाम में चले गए और हमें सिर्फ हिंदी में ही पता होगा, और कई बार ऐसे आ जाता है हिंदी में लिख देता है अंग्रेजी नाम को, तो पता नहीं होता कि ट्रेपेजियम मतलब समलंब होता है, समद्विबाहु होता है, या विषम बाहु, या क्या होता है, ठीक है। तो समानांतर और इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कई कई लोगों को, तो आपको पता होना चाहिए ट्रेपेजियम मतलब समलंब होगा। तो एक ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी समानांतर भुजाएं 3:5 में है, बीच में दूरी दे दी है। तो यदि प्रत्येक समानांतर भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उस ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले एक काम करते हैं, हम उनकी ओरिजिनल साइड निकालते हैं, क्योंकि साइड का रेशो दिया है अभी से।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 बार उसी चीज का फार्मूला लगेगा, क्योंकि दूसरी बार 2 वृद्धि करने के बाद लगेगा। तो मान लो एक ट्रेपेजियम है, इसका क्षेत्रफल दिया है 384, तो और इनकी साइड्स का रेशो दिया है 5x और 3x का, हाइट दी है 12 की, इनके बीच की दूरी 12 हाइट, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग 3x और 5x कितना 8x इंटू हाइट 12 है, ठीक है। तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 6 बार कटेगा, 8 से इसको काट दीजिए, 8 चौक 32, 32 6 बचा 64, ठीक है, 6 8 जा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, मतलब हमारी साइड का रेशो कितना आ गया, एक आ गया 3x मतलब 3 8 24, और एक आ गई 5x तो 5 8 40, ये दोनों साइड्स आ गई इन दोनों की, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर प्रत्येक समानांतर भुजा में 2 की वृद्धि कर दे, तो फिर से एक नया बना देता हूं मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये ABCD है, अगर उनकी साइड्स बढ़ा दें, ये ऊपर वाली साइड्स थी 3x, तो उसमें 2 की वृद्धि कर दे 24 में, तो ये कितनी हो जाएगी अब 26, और ये 40 थी तो इसमें भी 2 की वृद्धि कर दे तो ये हो जाएगी 42। तो अब उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो पहले वाले का क्षेत्रफल कितना था 384 था, अभी हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग 26 एंड 42, 6 to 8 4 to 6 इंटू हाइट तो 12 ही है इसकी भी, ठीक है। इसको आप काट दीजिए, ये कटेगा 2 तिया 6 2 चौक 8, ठीक है, 12 चौक 48 की 8 4 बचा, 12 तिया 36 36, 12 चौक 48 की 8, ठीक है, 4 बचा, 12 तिया 36 और 4 40, ठीक है, 408 आ गया। पिछला क्षेत्रफल था 384, अभी क्षेत्रफल आ गया है 408, तो उसमें से अगर अभी वाले क्षेत्रफल 408 में से पिछला क्षेत्रफल 384 अगर मैं घटा दूंगा तो आ जाएगा 24, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर की हमारी वृद्धि हो जाएगी उसके एरिया में। एक समद्विबाहु ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई उसकी समानांतर भुजाओं के योग की 2/11 है। तो यदि समानांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 हो तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखो एक समद्विबाहु ट्रेपेजियम है, तो समद्विबाहु ट्रेपेजियम का मीनिंग ये होता है कि उसकी 2 समानांतर भुजाओं को छोड़ करके जो शेष 2 असमान भुजाएं हैं वो बराबर होगी, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि जिनकी 2 भुजाएं समानांतर हो, तो ये तो समानांतर है तो बराबर तो हो नहीं सकती कभी, समानांतर है। देखो ये समानांतर का मतलब ये, इसको आप कितना भी बड़ा कर दो, इसको भी आप कितना भी खींच दो, लेकिन ये कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो असमान भुजाएं हैं उनकी लंबाई बराबर हो सकती है चाहे ये मिल रही हो, ठीक है। तो ये इसके बराबर लंबाई की, ठीक है। ये बोल रहा है ना समद्विबाहु है, समद्विबाहु का मीनिंग यही है कि जिसकी 2 भुजा बराबर हो, तो इन दोनों को तो बराबर रख नहीं सकते हम, ठीक है, क्योंकि वो तो हो नहीं सकती। देखो दिखने में ही बड़ी छोटी दिख रही है, ये छोटी सी है ये बड़ी है, और अगर बराबर ऐसे बना दिया आपने इसका कि ये दोनों भुजाएं बराबर हो, तो फिर ये क्या ट्रेपेजियम कहलाएगा क्या, ट्रेपेजियम बिल्कुल नहीं होगा फिर ये, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम भी दिखना चाहिए, इसलिए इन दोनों भुजाओं को मैंने बराबर रखा है। अब बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल हमें दिया है और उसकी जो ऊंचाई है, मतलब ये वाली जो हाइट है उसकी, जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है AB पर, तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। ये जो हाइट है उसके भुजाओं के योग की 2/11 है, समानांतर भुजाओं की, मतलब ये वाली वैल्यू A ये वाली वैल्यू B की समान के योग की 2/11 है। और यदि समानांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात, अच्छा अनुपात दिया है, ठीक है, तो इसको आप हटा दो। ये बड़ी वाली का रेशो दिया है 7x और छोटी वाली का रेशो दिया है 4x, ठीक है। तो और ये बोल रहा है कि जो उसकी हाइट है वो उसके समानांतर भुजाओं के योग की, तो 4x प्लस 7x 11x, तो 11x का 2/11 है, मतलब 11 से 11 कैंसिल आउट, तो हाइट कितनी आ गई 2x, तो ये हाइट कितनी आ गई 2x, ठीक है। तो ये बोल रहा है उसके विकर्ण की लंबाई बताओ, ये उसका विकर्ण बना बताओ कि ये इस विकर्ण की लंबाई कितनी है, गलत बन गया,
ठीक है, ये विकर्ण की हमें लंबाई बताना है इसकी। तो बहुत सरल क्वेश्चन है। क्षेत्रफल हमें दिया है तो क्षेत्रफल निकाल लो। एरिया क्या होता है उसका, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 4x प्लस 7x 11x, ठीक है, 11x इंटू हाइट, हाइट कितनी आ गई 2x, ठीक है, और एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 17, अरे क्या हो रहा है ये, 176, ठीक है। इस दो से ये दो कैंसिल, 11 से कटेगा ये, 11 एकम 11, 6 बचा, 11 छंग 66, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो एक्स इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू आ चुकी है 4, सब जगह रख दो एक्स की वैल्यू 4, तो यहाँ 4 रखोगे तो 7 4 जा 28, यहाँ 4 रखोगे तो 4 2 जा 8, यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 4 जा 16, सारी भुजाएं आ चुकी है, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका विकर्ण की लंबाई, ठीक है। तो देखो अगर ये चलो बता देता हूँ कहाँ से बोल रहा है ये, अगर ये बोल रहा है कि D से लगा करके C तक की ये वाली लेंथ 16 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो ये यहाँ से लगा करके यहाँ तक की लेंथ ये भी 16 होगी, मतलब इतनी सी लेंथ ये 16 होगी, ठीक है। और हमें पता है कि ये पूरी लेंथ 28 है यहाँ से यहाँ तक की, तो 16 अगर इतनी सी उसमें आ गई तो बची कितनी, 12, 12 और बची है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है ये वर्क नहीं कर रहा है, चलो ठीक है, 12 और बची है, देखो 16 यहाँ आ चुकी है तो 12 और बची है, और ये हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर होगी, तो 12 बची है तो 6 भुजा ये होगी और 6 भुजा ये होगी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे एक ये 90 डिग्री का एंगल है, तो एक ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में हमें निकालना है उसका विकर्ण, मतलब डीबी की लेंथ निकालना है। तो डीबी का स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर लंब, लंब कितना है 8, 8 का वर्ग प्लस आधार, आधार कितना है यहां से लगा करके यहां तक की दूरी माप लो, 16 प्लस 6 कितना हो गया 22, तो 22 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर हट जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये लगभग आएगा हाँ 484, ठीक है, 484 बिल्कुल, 22 का स्क्वायर 484, ठीक है। इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इनको आप जोड़ लीजिए, 4 और 4 हो गया 8, 6 6 12 और 2 5, 548, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, अगर आप चाहें तो इसमें से आप इसको दो से आप डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एक दो बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, एक दो बाहर निकाल दिया तो यहाँ कितना बचेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सती 14 और 2 नम 18, 279, 2 नम 18 की 8, आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं ना, देखो 4 से कट रहा है ना, ये तो क्या हो रहा है ये, ठीक है। यहाँ देखो इनको जोड़ने के बाद कितना आया 548, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4 एकम 4, एक बचा 4 तिया 12 और 400 तो 28, मतलब आप 548 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 4 इंटू 137, ठीक है, और ये अंडर रूट में ही है अभी, और 4 हम जानते हैं 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 बाहर आ गया, 137 अंदर हो गया, तो 2 रूट 137 ये हो गया हमारा आंसर इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। एबीसीडी एक AB और BC समांतर भुजाओं वाला समलंब है। एबीसीडी AD और BC समांतर भुजाओं वाला समलंब है, ये दोनों भुजाएं समांतर है, बराबर लगा दिया मैंने, सॉरी समांतर है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, एरो बना दिया मैंने ताकि आपको ध्यान रहे। ई BC पर एक बिंदु है, B और C पे एक बिंदु कोई E है, ठीक है। तो ABCD मतलब ये पूरा और AED, AED
के क्षेत्रफल का हमें रेशो बताना है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशो क्या होगा? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर समलंब चतुर्भुज हमें ABCD का अगर एरिया निकालना है तो वो क्या होता है, देखो अगर किसी समलंब चतुर्भुज के अंदर अगर कोई त्रिभुज बनता है, चलिए एक काम करो, दोनों का रेशो पूछा है, अगर ये सिर्फ AED का पूछता तो हम इसको कर लेते, लेकिन यहाँ पे अगर हमें दोनों का रेशो पूछा है तो ABCD का एरिया लिख लेते हैं रेशो में, फिर AED का एरिया लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखना ABCD का एरिया क्या होता है समलंब चतुर्भुज का, 1/2 इंटू दोनों समांतर भुजाओं का जोड़, तो वो कितना होगा AB प्लस CD इंटू हाइट। ठीक है, और AED का क्षेत्रफल, AED AED का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए ये एक्चुअली ये इसका आधार है। ठीक है, और ये यहां से लगा करके यहां तक इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पे 90 बनाएगी। तो अगर किसी त्रिभुज के अंदर अगर उसकी ऊंचाई नहीं दी हो और हमने अगर बना दी हो समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ये देखो क्योंकि इसकी कोई भी साइड नहीं दी है, तो फिर आप वो साइड नहीं देगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया आधार AD या D है जो भी, इंटू हाइट H। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ना इसको। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल का रेशो बताओ, तो बस यही रेशो है इसका, और क्या, इससे ये कट गया, हाइट से हाइट कट गई, तो बस इसका ये आ गया AB प्लस CD, इसका आ गया AD। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर इसका। अगर बटे में पूछे तो ऊपर पहले क्या दिया है ABCD, तो ABCD का एरिया लिख दो AB प्लस CD, और किसका बोला है, और AED का, AED मतलब AD, तो इनका अनुपात बताओ, तो ये आ गया अनुपात आपका। ठीक है, जिस तरीके से दिया उस तरीके से कर सकते हैं। एक समलंब की दो समानांतर भुजाओं की लंबाई 6 और 8 है, यदि उसकी ऊंचाई 4 है तो क्षेत्रफल कितना होगा? उसकी एक भुजा 6 है, एक भुजा 8 है, और ये जो भुजा 4 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो बहुत सरल सवाल है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इज 14 इंटू हाइट, 2 7 जा 7 4 जा, ठीक है 28 हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, एरिया निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं क्या कह रहा है। 100, एक समलंब आकार के एक क्षेत्र का एरिया 1440 है। तो एक समलंब आकार का कोई एक जगह है, इसका एरिया है 1440। ठीक है, समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी दिए, हमें हाइट दे दी 24, और उनके साइड्स का रेशो दे दिया 5x और 3x। तो बड़ी समानांतर भुजा 5x कितनी होगी? सिंपल है, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 इंटू दोनों समानांतर भुजाओं का जोड़ 8x, 5 और 3x 8x इंटू हाइट 24। ठीक है, आप इसको 8 से काट दीजिए, 2 से कटेगा ये 4 बार, 4 से काट दो इसको, 4 तिया 12, 2 बचा 4 छक 24 36, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 0, और 2 से कटेगा ये 15 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 15। हमें चाहिए बड़े वाली भुजा, मतलब 5x की वैल्यू, x की वैल्यू 15 है तो 5x की वैल्यू 75 होगी। ठीक है, तो ये हो गया 75 हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 1.5 और 2.5 है, तो क्षेत्रफल सीधा लिख सकते हैं, अब हर एक चीज को बनाने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक 1.5 है एक 2.5 है, तो 2 और 1 3 4 हो गई है टोटल जोड़ इनका। 2.5 और 1.5 कितना 4 होता है ना, इंटू हाइट दी है 6.5, तो इस क्षेत्रफल क्या होगा इसका, तो 2 से 4 कटेगा 2 बार, और 6.5 का डबल कितना होता है, 6 का डबल 12, तो आधे का डबल 1 और, मतलब 13 आंसर हो गया हमारा। इस तरीके से करेंगे ना हम इसको, 13 हो गया आपका आंसर इसमें। एक ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल है 475 और समानांतर भुजाओं की लंबवत दूरी दी है, देखो एक ट्रेप इसको बना देता हूं मैं, इनकी दोनों भुजाएं पूछी है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन। इसका एरिया दे दिया है, दो समानांतर भुजाओं की लंबवत दूरी दे दी है 19, ये हाइट दे दी 19। ठीक है, ये लेंथ है AB, ये लेंथ है CD,
ठीक है, ये बोल रहा है कि दोनों की लंबाइयों में अंतर 4 का है, मतलब दोनों साइड्स में 4 का डिफरेंस है, तो समानांतर भुजाएं क्या होगी। तो देखो यार, इस क्वेश्चंस को अगर आप x मान के गए तो काफी समय हो जाएगा, ठीक है, x मान के बिल्कुल नहीं करना है हमें, और अगर आप बिना x के करें तो फिर आपको ऑप्शंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसके आपको ऑप्शंस बता देता हूं, हम ऑप्शन से कितना जल्दी इसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो लैपटॉप को चार्जिंग लगा देते हैं क्योंकि ये डिस्चार्ज हो गया है। इसके बाद इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं। इसके ऑप्शंस है, वेट अ बीट, 102, ओके। इसके ऑप्शंस है 33,29, अगला है 27,23, फिर है 30,26, फिर वो 24, 20, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है इसके। देखो हर सवाल में हमें कंसेप्ट तो पता चल गया ना, एक्चुअली पूछने का, कहने का मतलब क्या है उसका, क्वेश्चंस का, ठीक है। अब हर सवाल को हम कंसेप्चुअली करेंगे थोड़ी ना एग्जाम में। अब हमें पता चल चुका है ये कहने का मतलब क्या है, तो अब हम सीधा निकाल सकते हैं इसका। काफी प्रैक्टिस कर ली हमने। अब समझना, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। मैं 2 तरीके बताऊंगा इसके, डोंट वरी, ठीक है। पहला तरीका ऑप्शंस वाला, दूसरा तरीका बिना ऑप्शंस वाला, ठीक है। तो पहले ऐसे समझ लो आप कि ऑप्शंस वाला तरीका, ठीक है। अगर मान लिया जाए मैं पहला ऑप्शंस लेता हूं, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों की लंबाइयों का अंतर कितना है, 4 का, बिल्कुल है। तो ये वाली लेंथ होगी 33, ये वाली लेंथ होगी 29। अगर आप देखो ये तीनों तो विषम संख्याएं हैं, अगर आप इनका 1/2 निकालेंगे, देखो फार्मूला ये होता है कि क्षेत्रफल जो कि 475 है, तो 475 बराबर 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 29 और 33 इन दोनों का जो जोड़ आएगा वो, इंटू हाइट कितनी दी है 19। ये चीज तो कॉमन रहेगी ना इतनी। अब यहाँ पे हर बार वैल्यू चेंज होगी क्योंकि ऑप्शन चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने पहला ऑप्शन रखा तो 33 और 29 इनको जोड़ूंगा मैं, तो 9 और 3 12 की 2, 3 2 5 और 1 6 62, 62। क्या किसी भी नंबर से ये कटने के बाद ये 5 को काट देगा क्या, पीछे 5 है इधर देखो, तो ये तो कटेगा ही नहीं ना, तो इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 27 और 23 लेके देखो, 2 और 2 4 और एक वो बचा 5, ये आएगा 50। अब यहाँ पे अगर मैं 2 से 50 को काट दूंगा तो 25 बार कटेगा, और हाँ इसके भी पीछे 5 है, इसके भी पीछे 5 है, ये जरूर इसको काट देगा। ये आपको पता चल रहा होगा ना यहाँ पे, ठीक है। इसको 5 से कैंसिल आउट करिए, 5 से ये 5 नम 45, 2 बचा, 5 पंजे 25, और ये 19 बार कटेगा, और ये 19 से 19 कट गया, देखो बराबर पूरा काट दिया ना। तो ऑप्शन बी सही है हमारा। कितना जल्दी कर लिया हमने बिना डायग्राम बनाए, सिर्फ ऑप्शन है। तो ये ऑप्शंस वाला मेथड मैंने बता दिया यहाँ पे। अब दूसरा तरीका, अगर ऑप्शन से हमें नहीं आता है तो हम किस प्रकार करेंगे इसको, ठीक है। हालांकि देखो मैं एक चीज बता दूं कि इसको बिना ऑप्शंस के फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये इसका करने का तरीका, ठीक है, क्योंकि फिर एक्स मानना पड़ेगा, दूसरी भुजा उससे 2 छोटी है तो उसकी, है ना। तो आई थिंक यार यही तरीका बेस्ट है, इसको दूसरा क्या बताऊं मैं, या फिर एक और तरीका इसको जल्दी से करने का बता दूं। तो एक एरिया दिया है 475, ठीक है, उसकी हाइट कितनी दी है 19, 19, ठीक है। 19 अगर उनकी हाइट दी है और टोटल कितनी 2 भुजाएं उसकी, एक ये वाली, एक ये वाली, तो आप 19 दुना कितना हो गया 38, है ना, 19 दुना 38। अगर आप उसमें से 38 घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि 19 लंबाइयों का अंतर 2 2 है, तो 2 हाइट इधर है 2 इधर है, 2 का गैपिंग है ना इन दोनों, 4 का गैपिंग है, ठीक है। चलिए एक काम करिए, छोड़िए ये, आप इसमें क्या कर सकते थे कि ये इसका 475 था, 19 दुना 38, आप इनका डिफरेंस ले लेते, उसके बाद ये आ जाता, इसमें से आप घटाएंगे तो 5 8 8 और ये 7, ठीक है, और ये 3 ये 4, तो 4 तो ये बचा 3 और ये बचा 4, ठीक है। अब 437, अब इसकी जो लंबवत दूरी थी वो 19 थी, तो 19 से इसको आप डिवाइड करते तो एक भुजा आती लगभग 19 दुना 38, 38 और 2 और 3 5 57, 19 या 57, एक भुजा 23 आ जाती। आप ऑप्शन से चेक कर लेते, लेकिन ये चलो छोड़िए, आपको ये ऑप्शन से समझ में आ गया है तो आप इसी तरीके से करिए।
यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त, अच्छा वृत्त का कंसेप्ट आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में जिसका नाम है वृत्त, सर्कल। ठीक है, सर्कल बहुत तरह के बनते हैं। ये बोलेगा कि 2 सर्कल इस तरीके से टकराते हैं, मतलब टकराए नहीं, फिर से बना देते हैं, फिर से टकरा देते हैं इनको ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, और एक और सर्कल है जो इनको ऐसे करके स्पर्श कर रहा है, दोनों को कट कर रहा है। तो ये जो बीच में जो जगह बची ना, ये वाली बता देता हूं, ये वाली जगह, इसका क्षेत्रफल बताना है हमें। ठीक है, तो बड़े कठिन सवाल भी कह सकते हैं और बहुत इजी सवाल भी कह सकते हैं। जिनको कंसेप्ट पता चल जाएगा ना एक बार, तो वो दुनिया के सबसे सरल क्वेश्चन बोलेगा इनको। ठीक है, तो चलो कल इसका पहले कंसेप्ट समझेंगे। हर वीडियो में सबसे पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद ही क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। दुनिया की किसी भी किताब में से पढ़ो तो कंसेप्ट पता होगा तो कोई भी क्वेश्चंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।